दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम जिया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग म्यूट के पास पेपर्स की लेक्चर सीरीज का आगाज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग म्यूट के जितने भी पास पेपर्स अवेलेबल थे उन तमाम के तमाम पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, हम कवर अप करेंगे। और मेरी तरफ से कोशिश होगी कि हम इन तमाम लेक्चर्स के अंदर म्यूट के सैंपल पेपर्स को, जिस तरह के पेपर्स मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जा रहे होते हैं, उनको डिस्कस करें, उनको कवर करें। ये चीज जहन में रखिएगा। इस लेक्चर सीरीज के अंदर मेरी तरफ से ये पूरी भरपूर कोशिश होगी कि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोगों को समझ में आए। तो आपने ना सिर्फ लेक्चर को खुद से लेना है, बल्कि अपने साथ साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो भाई आज की क्लास का आगाज करते हैं, इस लेक्चर सीरीज का आगाज करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर ये चीज जहन में रखिएगा, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आप लोगों को शॉर्टकट्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह बहुत तरीके से आनी चाहिए। अक्सर लोगों को ये बात मालूम नहीं होती कि वो समझते हैं कैलकुलेटर शायद अलाउ होगा, बट रिमेंबर दिस थिंग, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो आपको कैलकुलेटर के बगैर तमाम की तमाम ट्रिक्स अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों को बैजेस के अंदर जब पढ़ाया जाता है, मैं आपको कवर अप करवा रहा होता हूँ, आप लोगों को कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवा रहे होते। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भैया आपने कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड इन मेहरान यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप मेहरान की प्रॉपर्ली तैयारी कवर करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी मेरे शागिर्दों की। तो अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा इस वीक से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। इस बैच के अंदर आपकी ना सिर्फ एनईटी की तैयारी कवर होगी, बल्कि एनईटी के साथ मेहरान की, फास्ट की, जीआईकेआई की, कायदे अवाम की, नस्ट की, तमाम यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट करेंगे, तमाम यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर करेंगे। मेहरान के राउंड नंबर 1 से पहले हम अपनी 100% तैयारी कवर अप कर लेंगे। बैच का फायदा ये होता है कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको एक एक चीज पढ़ाती है, एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो कि इसी बैच का हिस्सा होते हैं, और आपको उनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। सारे के सारे पास्ट पेपर्स हम क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। तो मेरा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन अप कर सकते हैं। स्क्रीन के टॉप के ऊपर आपके पास यहाँ पे नंबर गिवन होगा, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा भी बन सकते हैं। आज की क्लास के अंदर मूव करेंगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर एमसीक्यूज आ रहा है साइन 30 डिग्री का। अब देखो, कुछ बच्चों को लगेगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको आना चाहिए साइन 30, साइन 60, साइन 45 की वैल्यूज। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट सिखाता हूं अपने शागिर्दों को। मैं आपको वो शॉर्टकट यहां पे भी दे सकता हूं कि देखो, हमेशा याद रखिएगा, आपको बेसिक 5 एंगल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए। 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो और 90 हो। आपको इन 5 एंगल्स की वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए। वो तमाम बच्चे जो बैच में मौजूद हैं, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए, मैंने आपको उसकी एक शॉर्टकट सिखाई थी कि भाई कभी भी अगर आपके पास साइन के, अगर आपने 5 एंगल्स याद कर लिए, तो कॉस के एंगल्स वैसे ही याद हो जाएंगे, टेंजेंट के एंगल्स आपको हमेशा वैसे ही याद हो जाएंगे। याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है? भाई साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 के साइन 30 डिग्री। अगर मैं साइन की बात करूं, तो साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 के साइन 30, बराबर होता है 1/2 के साइन 45, बराबर होता है हमारे पास 1/√2 के, या फिर इसको √2/2 भी कहते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर होता है हमारे पास √3/2 के, और साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के। मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई थी किस तरीके से आप विद इन सेकंड्स के ऊपर ये वैल्यूज अपने जहन में बिठा सकते हो। कि सबसे पहले आप सबके नीचे अंडर रूट ले लो, सबके ऊपर आप अंडर रूट कंसीडर कर लो, उसके बाद सबके नीचे 4 लगा दो, फिर 0 से लेके आप 4 तक की वैल्यूज को पढ़ो, और उसके बाद सिंप्लीफाई करवाओ, आपके पास डायरेक्टली वैल्यूज आ जाती है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ट्रिक आपको सिखाई थी। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे भी चलो सिखा देता हूँ। ये बड़ी मजे की एक शॉर्टकट है, जो कि आपको बैच में मैं पढ़ा रहा होता हूँ ट्रिगोनोमेट्री के सेक्शन के अंदर। कि देखो, अगर साइन की वैल्यूज को याद करना है ना, तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले सबके नीचे अंडर रूट कंसिडर कर लो। सबके नीचे क्या कंसिडर कर लो? अंडर रूट। सबके नीचे अंडर रूट कंसिडर कर लो, फिर डिवीजन का साइन लगाओ। डिवीजन का साइन लगाओ और डिवीजन में सबके नीचे 4 ले लो। डिवीजन में सबके नीचे क्या ले लो? 4 ले लो। डिवीजन में सबके नीचे 4 ले लो। अब 0 से स्टार्ट करो, फिर 1 पे जाओ, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ और फिर 4 पे जाओ। तो 0 डिवाइडेड बाय 4, दुनिया में कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो, 0 आंसर होता है। अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा सिंपल 1/2 के बराबर। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा सिंपल √2/2 के बराबर, या इसको 1/√2 भी कहते हैं। अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, ये सिंपल आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। और 4/4 रूट के अंदर ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो आपके पास साइन के एंगल्स विद इन सेकंड्स के ऊपर आ जाएंगे, विद
विद इन सेकंड्स के ऊपर आपके पास साइन के एंगल्स आ जाएंगे। आपको साइन के एंगल्स मिल गए। अब कॉस के एंगल्स क्या होते हैं याद रखिएगा, कॉस के लिए ट्रिक उल्टी होती है। आपने साइन के एंगल्स एक दफा लिख लिए पेपर के ऊपर। अब देखो कॉस के अंदर क्या करोगे, ये जो आपकी पूरी रॉ आ रही है ना, जरा गौर से देखो, ये जो आपकी पूरी की पूरी रॉ आ रही है, इस रॉ को उल्टा करके उतार दो। भाई देखो ये रॉ स्टार्ट जो हो रही है साइन वाली, जीरो से स्टार्ट हो रही है, कहां तक, वन तक जा रही है ना। तो कॉस के लिए आप क्या करो, इस रॉ को उल्टा करके उतार दो, यानी कि पहले वन लिखो, यहां से स्टार्ट करो, पहले वन लिखोगे, फिर अंडर रूट 3/2 लिखोगे, फिर इसके नीचे यही वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2/2, फिर इसके नीचे 1/2 आ जाएगा, इसके नीचे 0 आ जाएगा। यानी कि जो भी साइन की वैल्यूज थी ना, कॉस उसका उल्टा होता है। क्योंकि भाई ये प्रॉपर्टी होती है साइन और कॉस की कि एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। सही है ना बेटा। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास जो भी पर्टिकुलरली साइन की आंसर्स आ रहे थे ना, कॉस के अंदर क्या हो जाते हैं, इन एंगल्स के ऊपर वो एग्जैक्टली उल्टे हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं बेटा, हमारे पास उल्टे हो जाते हैं। तो आपने सिंपल तरीके से इनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इसमें क्या मुश्किल बात है भाई, इसमें कोई मुश्किल चीज आपको लगती है, मुझे बताओ खुद, इसमें क्या मुश्किल चीज है? कतई तौर पे कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आपके पास साइन के भी एंगल्स आ गए, कॉस के भी आ गए, आपके पास साइन की वैल्यूज भी आ गई, और किसकी आ गई, कॉस की भी वैल्यूज आ गई। सही है। अच्छा उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। सही है ना। ये एक अलग टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जब आप मुझसे तालीम हासिल करोगे मैं सिखाऊंगा। अब अगर टेंजेंट की आपको वैल्यूज निकालनी है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट दुनिया के अंदर होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। टेंजेंट क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो अगर मुझे टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू, तो टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री। तो आप सिंपल तरीके से इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करवाओ, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 हो जाएगा। अगर मुझे टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 के बराबर। अगर मुझे टेंजेंट 45 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45, चूंकि दोनों वैल्यू सिमिलर है तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर मुझे टेंजेंट 60 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल अंडर रूट 3 आ जाएगा। और अगर मुझे टेंजेंट 90 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90, तो 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटी के। आपके पास विद इन सेकंड्स के ऊपर ये 5 एंगल्स की वैल्यूज आ गई। आपको दुनिया में कोई भी एंगल निकालना हो, 120 डिग्री, 145 डिग्री, 160 डिग्री, आपको सिर्फ ये 5 एंगल्स याद होने चाहिए। आपको सिर्फ ये 5 एंगल्स याद होने चाहिए। आप दुनिया का हर एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, मेरी आपको गारंटी है। अगर आप मुझसे तालीम हासिल करते हो, मैंने ये शॉर्टकट आपको सिखाया हुआ होगा। आपको कोई भी पर्टिकुलरली अब एंगल चाहिए, कोई भी पर्टिकुलरली आपको वैल्यू चाहिए, आपको सिर्फ ये 5 एंगल्स याद होने चाहिए। देखो इन 5 एंगल्स की लॉजिक को समझो। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, 0 के। साइन के ऊपर जाओ, 0 के कॉलम पे जाओ, उसकी रॉ को देखो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 के। टेंजेंट 60 क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर गया, 60 के कॉलम पे गया, किसके बराबर है, √3 के। मुझे cos 45 की वैल्यू चेक करनी है, cos 45 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2/2 के। मुझे चेक करना है कि भैया cos 90 क्या होता है, cos 90 बराबर होता है किसके, 0 के। 5 एंगल्स आपको हमेशा याद होने चाहिए, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है पेपर में। सिर्फ पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे कैलकुलेटर अलाउ है, एक का नाम है एनईडी यूनिवर्सिटी, एक का नाम है प्याज। इसके अलावा कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, आपने इसमें परेशान नहीं होना, बेसिक चीज है भाई, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अब देखो अगर मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो ये वैसे आपको याद होना चाहिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 के बराबर। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो टेबल मैंने आपको सिखाया ना, ये जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, इस ट्रिक का नाम है मैथमेटिक्स ट्रिक। सही है। ये ट्रिक आपको इनवर्स में भी हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल इनवर्स में क्या होता है, उल्टा काम। तो अगर लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि भैया साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, अब आपने करना क्या है, सिंपल साइन के कॉलम में अगर 1/2 पे देखा, एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 30 के बराबर। लेट सपोज अगर कोई बंदा मुझसे कहता है कि भैया जरा मुझे बताओ टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 क्या होता है, तो मैं टेंजेंट के कॉलम पे गया, मैं अंडर रूट 3 पे गया, इस वक्त एंगल क्या आ रहा है, 60 डिग्री का। तो टेंजेंट इनवर्स √3 क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर। ये ट्रिक बहुत काम करती है। आपको अगर इन 5 एंगल्स के अलावा भी कोई एंगल चाहिए होगा ना, तो वहां पे ये टेबल इस्तेमाल होता है। उसको निकालने की भी एक अलग लॉजिक होती है, एक अलग ट्रिक होती है। मैंने आपको वो भी सिखाई हुई होती है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, मगर अगे अगेन अभी के लिए फिलहाल के लिए बस इतनी बात जहन में रखो। अभी के लिए फिलहाल के लिए बस इतनी बात जहन में रखो, ये ट्रिक बहुत काम करेगी इंशाल्लाह ताला आपके। तो इस चीज को बस जहन में रखिएगा। सही है ना बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है सम ऑफ द नंबर इज 25 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 125, देन देयर डिफरेंस विल बी डैश। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, तुम्हारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, आप खुद से कोई भी दो नंबर्स कंसीडर कर लो। लेट सपोज मैंने कहा x एक नंबर है, y एक नंबर है। एग्जामिनर ने दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन में कह रहा है सम ऑफ द नंबर इज 25, यानी कि जब इन दोनों नंबर्स का आप सम करते हो ना, अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 25 के बराबर। आगे कह रहा है अगर आप इन्हीं दो नंबर्स का क्या करते हो, स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 125 के बराबर। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं, तो उस सूरत में मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सिंपल तरीके से 125 के बराबर। आपको क्वेश्चन में ये दो कंडीशंस गिवन है। एग्जामिनर कह रहा है इन दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे।
मेरे पास अगर दो नंबर्स का सम बराबर है 25 के और उनके स्क्वायर का सम बराबर है 125 के, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो ये दो नंबर्स गिवन है ना, मैं सिंपल तरीके से ये दो नंबर्स का सम जो आपको गिवन है 25 के बराबर, मैं सिंपल सी एक लॉजिक को क्यों नहीं अप्लाई कर लेता, मैं सिंपल सी एक लॉजिक को अप्लाई करता हूं, और वो लॉजिक ये बनती है कि मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से जो है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 25 का स्क्वायर। तो इसको जब आप एक्सपेंड करवाओगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे आ जाएगा प्लस का 2xy, आगे आ जाएगा पॉजिटिव का वाई स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर क्या होता है आपको निकालना आना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं आता आप गलती करोगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है आपको ये वैसे ही याद होना चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। ये सिंपल तरीके से किसके बराबर होता है 625 के। बट अगर किसी को नहीं आता तो फिर आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करवाओ। 25 का स्क्वायर 5 का 5 2 कैरी 5 टू 10 2 का इजाफा 12 क्रॉस का क्रॉस फिर अगेन 5 टू 10 का 0 और 1 2 टू 4 और 1 5। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 और 6 625। तो क्या आ गया सिंपल 625 के बराबर आ गया। अब देखो अगर आप इसको तरीके से लिखो तो क्या बन गया, मैं एक्स स्क्वायर और ये प्लस के वाई स्क्वायर को मैंने साथ में लिख दिया, यहां पर आ गया प्लस का 2xy इक्वल टू के बाद क्या है 625 का 625। अब देखो क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी किसके बराबर 125 के, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 125। आगे क्या है पॉजिटिव का 2xy इक्वल टू के बाद 625 का 625। ये जो पॉजिटिव का 125 है दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू 625 माइनस का 125। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये हो गया 2xy इज इक्वल टू 625 में से अगर आप 125 को माइनस करवाते हो, 625 में से अगर आप 125 को माइनस करवाओगे तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 625 में से 125 निकालोगे 25 जाएगा 600 बचेगा मजीद 100 जाएगा 500 बचेगा। अभी देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो क्या आता है 2 2 जार 4 होता है, एक कैरी गया 2 5 जार 10 जीरो का जीरो। यानी कि देखो अभी हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई कि एक्स वाई किसके बराबर है 250 के बराबर है, एक्स वाई किसके बराबर है 250 के बराबर है। हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो दोनों नंबर्स x और y की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए ताकि हम उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें। अभी आपने क्या काम करा जरा दोबारा समझो। अभी आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या काम करा, आपको दो नंबर्स का सम गिवन है और उनके स्क्वायर्स का सम गिवन है, आपको दो नंबर्स का सम गिवन है और उनके स्क्वायर्स का सम गिवन था। तो आपने सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हुए x इंटू वाई निकाल लिया, ये भी आपने x इंटू वाई निकाला है, मुझे x और y इंडिविजुअली चाहिए ताकि मैं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले सकूं। डिफरेंस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करवा सकूं ताकि मुझे मिल सके ना वैल्यू x और y की। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूंगा बेटा, देखो आपके पास सिंपल तरीके से x इंटू वाई की यहां से एक आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने करना क्या है कि देखो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे, कि देखो x इंटू वाई की वैल्यू किसके बराबर है 250 के, और इन दोनों इक्वेशंस में से जो आसान वाली इक्वेशन है उसको पिक कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये आसान वाली इक्वेशन है। मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 वाली इक्वेशन क्या है, आसान वाली। तो मैं जो पहली इक्वेशन है ना, पहली वाली इक्वेशन, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय y के बराबर, x इसके बराबर आ जाएगा 250 डिवाइड बाय y के बराबर। इसको उठा के मैं सिंपल इस इक्वेशन के अंदर प्लॉट कर दूंगा। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 250 डिवाइडेड बाय y, फिर आगे आ जाएगा प्लस का y इक्वल टू के बाद 25 का 25। एक तरीका सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन है जो कि आसान तरीका, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सही है ना। हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड को इस्तेमाल, हम लोग सिंपल तरीके से इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे और सिंपल तरीके से क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा, क्लियर है। अच्छा, या फिर इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। वो चलो मैं बाद में सिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या करा, इस तरीके से इक्वेशन को आपने कर लिया। आपने क्या करा, x इंटू वाई में से x की वैल्यू निकाली, उसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया इजी वाली इक्वेशन के अंदर, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करवा दो फर्दर, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, y के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो नीचे आ गया y। एलसीएम कैसे लेते हो, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये 1 जाके 250 से मल्टीप्लाई होगा और y जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू के बाद 25 का 25। ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 250 प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 25y का 25y। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 25y और प्लस का 250 एडिट इज इक्वल टू 0। अब फाइनली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म को ब्रेक, मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को उठा के लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ रहा है 250, तो यहाँ पे अपने फैक्टर्स को ब्रेक कर लो।
फैक्टर्स कैसे ब्रेक करोगे, टू का टेबल पढ़ते हैं, वन जार टू होता है, फिर आगे टू के टेबल में फाइव तो नहीं आता, तो टू टू जार फोर होता है ना, टू टू जार फोर होता है, एक कैरी किया, टू फाइव जार टेन बन गया। फर्दर इसको टू पे ब्रेक नहीं कर सकते, थ्री पे करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री, थ्री पे तो ब्रेक नहीं होगा नहीं, फिर हम इसको फाइव पे ब्रेक करेंगे। तो फाइव को ब्रेक कैसे करोगे बेटा, देखो फाइव टू जार टेन होता है, दो कैरी किया, फाइव फाइव जार इज 25, अगेन फाइव का टेबल, फाइव फाइव जार इज 25, अगेन फाइव का टेबल, फाइव वन जार इज फाइव। तो भैया देखो मेरे पास क्या फैक्टर्स आ गए, ये आ गया यहाँ से, एक आ गया फाइव टू जार टेन, और दूसरा आ गया फाइव फाइव जार इज 25, नहीं ये तो नहीं बन रहा। अच्छा एक और फैक्टर अगर बनाते हैं हम लोग सिंपल तरीके से, फाइव, देखो यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर क्या बन रहा है, ये बन रहा है फाइव टू जार टेन, और दूसरा बन रहा है फाइव फाइव जार इज 25। तो क्या ये मेरी मिडिल टर्म ब्रेक हो पा रही है, पहले इसको गौर से देखो। भाई मिडिल टर्म ब्रेक करने का देखो बेटा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास एक आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म को जब मैंने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा ना, मेरा आंसर आ गया 250। अब 250 को ऐसे दो फैक्टर्स के अंदर हमने ब्रेक करना है कि जिन्हें जब प्लस या माइनस करें तो बीच की वैल्यू बने। अब मेरे पास यहाँ पे देखो दो नंबर्स कौन से आ रहे हैं, एक फाइव टू टेन आ रहा है, और एक फाइव फाइव 25। या फिर अगर मैं दूसरा नंबर कंसिडर करूं तो क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ फाइव का क्यूब तो 125 बन जाएगा। तो 125 और टू बीच का नंबर तो फिर भी अचीव नहीं होगा। यानी कि आप इस मिडिल टर्म को ब्रेक ही नहीं कर सकते, यानी कि इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है कि आप इस मिडिल टर्म को ब्रेक नहीं कर सकते। उसके पीछे देखो रीजन क्या है, आप रीजन समझो। जब मैंने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास एक आंसर आ गया, इस आंसर को आपको दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि बीच की वैल्यू फॉर्म हो। यहाँ पे किसी भी तरीके से बीच की वैल्यू आपकी ब्रेक आपकी फॉर्म ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज। भाई आपने सॉल्यूशन को चेक नहीं करना, सॉल्यूशन टाइपिस्ट जो है ना अपनी तरफ से ही मार्क कर रहा होता है, सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन मुझे याद पड़ रहा है, मैंने 2024 के जब मैरान के पेपर्स करवाए थे, मैंने उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गलत कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर था, क्योंकि इसका अदरवाइज आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज के बराबर। उसके पीछे आप सिंपल सी लॉजिक समझो, मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो बता दिया। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो लॉजिक आपकी यही है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले x इंटू वाई की वैल्यू निकालोगे, फिर यहां से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाओगे अपनी x प्लस वाई वाली इक्वेशन के अंदर, और वहां से फिर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी उसका मिडिल टर्म ब्रेक करोगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। देखो नॉर्मल सी बात है ना, बात समझो। आप यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया 250 आए, अब 250 के फैक्टर्स जो आपके पास आ रहे हैं वो 10 और 25 आ रहे हैं, या फिर 125 और 2 फॉर्म होंगे। तो आपको प्लस या माइनस करवाना है, 10 और 25 को जब प्लस या माइनस करवाओगे तो बीच की वैल्यू फॉर्म होनी चाहिए। अब वो किसी सूरत की फॉर्म नहीं हो रही, बीच की वैल्यू मेरे पास किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं हो सकती यहाँ पे। दैट्स द रीजन, क्योंकि देखो 10 और 25 अगर मैं कंसीडर किसी तरीके से कर भी लेता हूं कि भाई 10 और 25 मेरे लेट सपोज फैक्टर्स हैं, तो भाई बीच की वैल्यू तो ब्रेक होनी चाहिए, यानी कि 25 वाई की जगह पे क्या आना चाहिए, 10 और 25। जबकि 10 और 25 को प्लस या माइनस करने पे 15 फॉर्म होगा, 25 नहीं होगा, तो मिडिल टर्म आपकी ब्रेक नहीं हो रही। तो अगर इस क्वेश्चन के जो रियल रूट्स होंगे वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन के इमेजनरी रूट्स होंगे, आयोटा के ऊपर सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वेशन ब्रेक नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था वीडियो के अंदर भी, जो मैरान की मैंने डिजाइन करी थी, कि ये क्वेश्चन इसमें कोई एरर था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर होगा। आपको मैंने ऑलरेडी टेबल की शॉर्टकट सिखा दी, टेंजेंट 30 डिग्री का आंसर किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है 1/√3 के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन वाइस वर्सा क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है मैरान के अंदर। एग्जामिनर कहता है टेंजेंट इनवर्स 1/√3 किसके बराबर होता है। देखो ये जो टेबल हमने पढ़ा है ना, इस टेबल के अंदर आप उल्टा काम भी चेक कर सकते हो। आपको अगर टेंजेंट इनवर्स 1/√3 देखना है, आप टेंजेंट की कॉलम में गए, टेंजेंट की रॉ में गए, 1/√3 पे चेक करो एंगल क्या बन रहा है। टेंजेंट के कॉलम पे गए, 1/√3 पे देखो एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स 1/√3 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इसको मार्क कर लो, ये क्वेश्चन की लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हमेशा याद रखिएगा, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द मेरान यूनिवर्सिटी और द नर्स और द जीआईकेआई और द एनएलडी, ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे पेपर में आएगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, डोमेन और रेंज का आपको टेबल याद होना चाहिए। डोमेन और रेंज का टेबल से मुराद क्या है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए साइन की डोमेन क्या होती है, कॉस की रेंज क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की तमाम डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि कॉट की जो डोमेन होती है ना, कॉट की रेंज क्या होती है। तो भाई याद रखिएगा, कॉट की डोमेन क्या होती है, कॉट के फंक्शन की जो डोमेन होती है वो जीरो से लेके पाई के दरमियान की होती है। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो से बड़ी, मगर पाई से क्या होती है, छोटी। वाइल कॉट की जो रेंज होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान।
कॉट की जो रेंज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान। आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए साइन की डोमेन क्या है, जैसे साइन की डोमेन है नेगेटिव पाई बाय 2 से लेके पॉजिटिव पाई बाय 2 की। साइन की रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 के दरमियान। कॉस की डोमेन क्या होती है, 0 से लेके पाई के दरमियान की। मगर कॉस की रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 के दरमियान, सेम साइन वाली। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट मेहरान के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो खुदारा इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगेन एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बेटा बैच के अंदर आपको तमाम चीजें हम डिटेल में कवर करवा रहे होते हैं, तो आपने बैच के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उसको लाजमी कवर अप करना है। आप इजिली टॉप करके आ सकते हो मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी मेरे शागिर्दों की, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा यूट्यूब से तो बेतहाशा बच्चे ने पढ़ा था। कहने का मकसद क्या है कि भाई मेहरान यूनिवर्सिटी की अगर आप तैयारी कवर कर रहे हैं, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। इसमें लाइव क्लासेस के अंदर पर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, एक दफा मेहरान के राउंड 1 से पहले, फिर एक दफा मेहरान के राउंड नंबर 2 से पहले। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो भाई हमेशा याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। सिमिलरली हमारे पास दूसरा पाइथागोरस थ्योरम की रिलेशन क्या होता है, ये होता है 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा के। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा सिंपल सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन इसी से लिंक आ रहा है, जो पाइथागोरस रिलेशन में तीसरी बात होती है वो क्या होती है, ये होती है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, या फिर कोसेक को हम ऐसे करके भी लिखते हैं। तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये रिलेशन अक्सर वो पेशतर ट्रिगोनोमेट्री में इस्तेमाल करने के लिए आ जाते हैं, इसीलिए आपको याद होने चाहिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस देन विच ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस। अब जरा लॉजिकली बात समझो। आपके पास ऑप्शन गिवन है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। याद रखिएगा हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर दो बुनियादी कंडीशंस होती हैं। आपके पास मैट्रिक्स का जब आप टॉपिक आप मुझसे पढ़ रहे होगे ना, मैं आपको चार तरह की मेजर टाइप्स पढ़ाऊंगा मैट्रिसेस के अंदर। सबसे पहले नंबर के ऊपर है स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर है आपके पास नल मैट्रिक्स। ये तीन मेजर टाइप्स समझ लो, क्योंकि मैट्रिक्स में तीन मेजर टाइप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और नल। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की तकरीबन 14 के करीब टाइप्स हैं, मगर मैट्रिक्स की बुनियादी टाइप क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सबसे बुनियादी टाइप क्या होती है मैट्रिक्स की, या तो स्क्वायर होती है या फिर रेक्टेंगुलर होती है। इन दोनों में डिफरेंस ही क्या होता है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स दुनिया के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपकी रॉज और आपके कॉलम्स हमेशा बराबर होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स दुनिया के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे आपकी रॉज और आपके कॉलम्स क्या होते हैं, हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है जहां पे आपकी रॉज और कॉलम बराबर है। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो आंसर हो सकता है। भाई डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर टाइप है। नल मैट्रिक्स तो खैर अलग ही टाइप होती है, नल मैट्रिक्स के अंदर रेक्टेंगुलर भी काउंट होता है, स्क्वायर भी काउंट होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि मैट्रिक्स की बुनियादी तौर पे तीन टाइप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और नल। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर 12 से 14 टाइप्स होती है, जिसमें आपके पास डायगोनल आता है, स्केलर आता है, आइडेंटिटी आता है, आपके पास हर्मिशन आता है, आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स आता है, आपके पास बेतहाशा टाइप्स आती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पर रॉस और कॉलम आपकी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर एक और एमसीक्यू जो बहुत पूछा जाता है कि भाई अगर मैट्रिक्स आपके पास, कब मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0 के बराबर, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो भाई याद रखिएगा दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट बराबर है 0 के, तो याद रखिएगा दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट बराबर है 0 के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स की टाइप जो होती है बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि भाई आपके पास वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, आइडम पोटेंट कौन सा है, निल पोटेंट कौन सा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो याद रखिएगा कि भाई आपको मैट्रिसेस के टॉपिक को बहुत तरीके से पढ़ना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिसेस में ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है 2x प्लस का c और f इंटू 4 बराबर है 2 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब देखो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन की लॉजिक में क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं f इंटू एक्स किसके बराबर है, ये बराबर है 2x प्लस c के। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखो आगे एग्जामिनर ने आपको इस तरह की एक्सप्रेशन दी हुई है, f इंटू 4 बराबर है किसके, 2 के। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे शागिर्दों, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर तुम अपने फंक्शन के अंदर इनपुट दो 4 का, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलना चाहिए 2 का। यानी कि भाई आपके पास कभी भी इस तरह की
स्टेटमेंट लिखी हो इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी इस चीज को देखा है? एफ एक्स बराबर होता है किसके? वाई के। इसका मतलब ये होता है कि जो एफ के साथ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन है ना, ये आपका इनपुट है। जब आप इसमें ये इनपुट दोगे ना, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? वाई, यानी कि वाई क्या है? वो आपका आंसर है। तो इसको लिखते कैसे हैं? देखो, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं सबसे पहले जहां जहां एक्स आ रहा है ना, वहां पे क्या डाल सकता हूँ? वहां पे 4 को डालूंगा। अक्सर लोगों को स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं आता होता है। स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है। इसका मतलब क्या है कि भाई जहां जहां एक्स आ रहा है तुम्हारे पास, तुम वहां पे क्या डाल दो? वहां पे तुम 4 डाल दो। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे तुम क्या डाल दो? 4। तो 2 का 2, एक्स की जगह पे 4 आ गया, प्लस का सी। अब देखो क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर कह रहा था कि जो एफ इंटू 4 है ना, वो किसके बराबर है? 2 के। तो अब देखो, इस एफ इंटू 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। इक्वल टू के बाद 4 टू जार क्या हो जाएगा? 8, प्लस का सी। प्लस का 8 वहां पे जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा। में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 में से जब 8 को माइनस करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी -6 के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एग्जामिनर कह रहे हैं डोमेन बताओ कॉसेक की। अरे मेरे प्यारे शागिर्दों, कॉसेक की डोमेन क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, कॉसेक एक्स की डोमेन किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है हमारे पास -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान की। तो कॉसेक की डोमेन क्या होती है? -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान की। यानी कि हमारे पास अगर एग्जामिनर पूछता है कि कोसेक एक्स की डोमेन किसके बराबर है, तो भाई डोमेन किसके बराबर है? -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान की। ये मेरे पास क्या होती है? कोसेक एक्स की डोमेन। अच्छा, ये आपके डोमेन पूछी हुई है तो उसके ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं भाई। ऑल रियल नंबर्स नहीं हो सकता, नॉर्मल सी बात है। करेक्ट आंसर पे नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि रियल आंसर, भाई डोमेन का मतलब होता है एंगल का डालोगे। अरे यार, ये बेसिक चीज है भाई। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे इसका मतलब ऑल रियल नंबर आंसर है। नहीं, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखो, कभी भी आपके पास एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है ना, आप हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल डालते हो। जब एंगल डालते हो ना, तो आपको आंसर मिलता है। याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जब आप एंगल डालते हो ना, तो आपको आंसर के अंदर कोई नंबर मिलता है। आपको आंसर में क्या मिलता है? नंबर डालता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उल्टा काम होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जब आप नंबर के ऊपर इनवर्स अप्लाई करते हो, जब आप नंबर के ऊपर इनवर्स अप्लाई करते हो ना, हमेशा याद रखिएगा, तो आपको अल्टीमेटली आपका एंगल वापस से मिलता है। सही है? तो भाई यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं? क्योंकि देखो, कोसेक के अंदर डोमेन पूछी हुई है ना, तो एक्स का कोई ना कोई एंगल होगा। तो रियल नंबर नहीं हो सकता यहाँ पे। रियल नंबर्स का मतलब आप यहाँ पे नंबर थोड़ी डालोगे बेटा, जाहिर सी बात है एंगल डालोगे। तो भाई एंगल क्या होता है? कोसेक की डोमेन क्या होती है? क्या क्या वैल्यू जब डाल सकते हो? -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान की। सही है ना? -π/2, π/2, और ये आपके क्लोज इंटरवल आपके फॉर्म हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव होना चाहिए मेरे नजदीक। करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके बराबर होगा? नन ऑफ दी अबव के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेन पूछी हुई है। डोमेन के अंदर हमेशा एंगल डाला जाता है भाई। तो -π/2 से लेके π/2 के दरमियान पॉजिटिव के ऊपर आपकी डोमेन होती है कोसेक की। तो यहाँ पे आपसे नन ऑफ दी अबव होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑल रियल नंबर्स नहीं होगा भाई, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं। एक चीज मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, अगर आप मेरान यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, नस की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, कायदे अवाम की, जीआईकेआई की, आईपीए की, तो भाई हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। उस बैच का आप लाजमी तौर पे हिस्सा बने। देखो, बैच को ज्वाइन करने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? आपको पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी। ऐसा नहीं होता मजाक कि भाई एक सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है वही फिजिक्स पढ़ाए, वही केमिस्ट्री पढ़ाए, वही मैथ्स पढ़ाए, वही इंग्लिश पढ़ाए। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको टॉप की फैकल्टी पढ़ाएगी, एक एक चीज कवर करवाएगी, एक एक चीज आपको डिटेल टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट की इफेक्ट क्या होगा कि आपको तमाम की तमाम जो भी आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम लोग, उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी। बैच के अंदर आपकी तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स की क्या होंगी? लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर होगा। एक दफा हम लोग कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे मई के अंदर, मैरान के राउंड 1 से पहले। एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे जून के अंदर, मैरान के राउंड 2 से पहले। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और हर टेस्ट के अंदर आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, कवर करवाई जाएगी। इस तरीके से हम आपको लेके चलेंगे। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होंगे, उन टेस्टों का आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। जो भी टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, उस टेस्ट का आपको प्रॉपर्ली वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड नंबर के ऊपर आपको तमाम की तमाम गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही होगी। आपको तमाम की तमाम कोर्स मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाया जा रहा होगा। सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशन। इसके अलावा जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है, वो टेस्ट सेम पैटर्न के ऊपर होता है, जैसे कि मैरान का होता है, एनईटी का होता है, नस्ट का होता है, फास्ट का होता है। आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग से फीस नहीं देनी। आपको इस बैच के अंदर तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। अप टिल जुलाई एंड अगस्त तक आपका सेशन रहेगा। आप जिन भी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे होगे, सब यूनिवर्सिटीज में कवर अप करवाई जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे बैच के अंदर कि भाई आपके जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं उनका सॉल्यूशन भी मिलता है। इसके अलावा
आपको प्रैक्टिस मटेरियल पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस कंडक्ट अलग से भी होती है, यानी कि लाइव क्लासेस में जो कोर्स कवर हो रहा है वो अलग है। डाउट क्लासेस के अंदर क्या होता है कि भाई आपकी 24 आवर 7 आपके पास डाउट ग्रुप्स मौजूद होते हैं, वहां पे अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस डाउट की अलहदा होती है जो हमारे दूसरे टीचर्स कंडक्ट करते हैं। तो भाई इस बैच के अंदर टोटल फीस 7,000 रुपीज होती है, इसमें हम हर चीज कवर अप करेंगे, कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। तो आपने लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनना है। तो यहीं पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।